गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी क्लास है 10 जो आपकी बाल विकास सीडीपी की है, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा क्रिया अनुसंधान, जिसको हम एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। और ये जो आपके नोट्स होंगे, जो ये आपकी क्लासेस होगी, इसके अंदर जो भी है टॉपिक, ये आपका बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होगा। और ये जो वीडियो है ये आपकी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। स्पेशल जो फ़िलहाल क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो ये आपकी रीट एग्ज़ाम के लिए चल रही है, जो 27 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है ये आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज क्रिया अनुसंधान एक्शन रिसर्च। तो स्टार्ट करते हैं, नाउ स्टार्ट। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो हमें टॉपिक में पता होना चाहिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो होता क्या है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है, हमारा अर्थ है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष रूप से शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार के लिए अपनाया जाता है। तो आपकी जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है ये, जिससे विशेष रूप से क्या किया जाता है, शिक्षण अधिगम की स्थिति में सुधार के लिए अपनाया जाता है। कि जो शिक्षण अधिगम की जो हमारी स्थिति होती है उसमें अगर सुधार करना है तो हम इस विधि को अपनाते हैं। कौन सी विधि? क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ओके, तो क्लियर हुआ कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान से क्या होता है, जो निरीक्षक होता है वो अपने प्रशासन में, प्रबंधक जो है विद्यालय की व्यवस्था में, और जो प्रधानाचार्य हैं वो अपने विद्यालय के संचालन में, और जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान यही है कि शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार के लिए इसको अपनाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो विद्यालय, जो आपका स्कूल है, ठीक है, क्या होता है, जो आपका स्कूल है, स्कूल से संबंधित जो भी क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं द्वारा अपनी और विद्यालय की, व्यक्ति की अपनी खुद की और विद्यालय की जो भी समस्याएं होती हैं उनको वैज्ञानिक अध्ययन करके अपने क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधि में सुधार लाना होता है, इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है इसमें परिभाषाएं। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं, पहली परिभाषा है गुड के अनुसार। वो क्या है कि शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय कार्य की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान है। मतलब कि जो टीचर होता है, वो जो निरीक्षक होता है, जो प्रशासक होते हैं, उन प्रशासकों द्वारा जो अपने निर्णय और जो कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, कार्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका गुड के अनुसार था ये। आगे इसमें आता है आपका रिसर्च एजुकेशन के अनुसार। क्या है आपका? एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है, क्रियात्मक अनुसंधान जो है, उसको एक जो व्यक्ति होता है वो अपने उद्देश्य को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है, कि अपने उद्देश्य को बहुत अधिक अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। तो इसलिए उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपकी आती है रेडमैन व मोरी के अनुसार। किसके अनुसार? रेडमैन एंड मोरी के अनुसार। ये क्या कहती हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। कि कोई भी नवीन ज्ञान, कोई भी नया ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमारे व्यवस्थित प्रयास होते हैं, जो हमारे प्रयास होते हैं, वो क्या है, वही कार्यात्मक अनुसंधान है, रेडमैन के अनुसार और मॉरी के अनुसार। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आगे आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, ये आपकी परिभाषाएं हुई यहाँ ख़त्म, ठीक है। तो परिभाषाएं इसकी कौन कौन सी थी, हमने जो पढ़ी थी, फर्स्ट थी गुड के अनुसार,
सेकंड थी आपकी रिसर्च एजुकेशन के अनुसार, और थर्ड थी आपकी रेडमंड मोरी के अनुसार। आगे आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य प्रणाली सुधार, मतलब कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें सुधार करना या विद्यालय का विकास करना, इनका उद्देश्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके विकास करना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रजातंत्र वास्तविक गुण विकास, मतलब कि छात्र तथा शिक्षक में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, कि जो हमारे टीचर होते हैं और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट उनमें प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास, मतलब कि इसमें क्या होता है कि विद्यालय के कार्यकर्ता, जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, प्रबंधक, निरीक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से तात्पर्य है कि विद्यालय के अंदर जो हमारे टीचर हो गए, हमारे प्रिंसिपल हो गए, जो हमारे प्रबंधक, निरीक्षक हो गए, उन सभी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा फोर पॉइंट है हमारा कार्य कौशल का विकास। ठीक है। इसमें क्या है कि विद्यालय के कार्यकर्ता में कार्य कौशल का विकास करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। किसमें? आपके जो स्कूल हैं, स्कूल में किसका, जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, कार्यकर्ता में कार्य के कौशल का विकास करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका आता है 5 पॉइंट आता है आपका कार्य प्रणाली में परिवर्तन हेतु सुझाव, मतलब कि जो शैक्षिक प्रशासक तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए या फिर परिवर्तन के लिए सुझाव देना भी इनका उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। ठीक है, कि जो हमारे प्रबंधक होते हैं उनको विद्यालय की कार्य प्रणाली में, कि विद्यालय की जो भी हमने कार्य प्रणाली बनाई है उसमें सुधार के लिए या फिर उसमें परिवर्तन के लिए क्या करना है, सुझाव देना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6, रूढ़िवादिता वातावरण समाप्त करना। तो विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता जो होती है तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना भी इनका उद्देश्य है। रूढ़िवादिता तो आपको पता ही होगा, जैसे जाति रूढ़िवादिता होती है, लिंग से रिलेटेड होती है। लिंग में मतलब कि गर्ल्स बॉयज़ में क्या करना, भेदभाव करना। जाति का मतलब है कि तुम्हारे जो ऊंचे लोग होते हैं, नीचे लोग होते हैं, उनमें भेदभाव करना। तो इसका क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि जो रूढ़िवादिता का जो वातावरण है उसको क्या करना, उसको समाप्त करना। ये है आपके 6 पॉइंट क्रियात्मक अनुसंधान के। 1-2 पॉइंट और हैं, अगर नोट करना चाहो मैं ऑरली बोलती हूँ। तो इसमें 7 पॉइंट आता है आपका विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना। ठीक है, प्रभावशाली बनाना, प्रभावशाली किसको, आपके विद्यालय की कार्य प्रणाली को। ओके। 8 आता है आपका, 8 है छात्र के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, कि जो छात्र का स्तर है उसको ऊंचा उठाना भी इसका उद्देश्य है।
ओके, तो ये हैं आपके सारे के सारे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। और ये सारे उद्देश्य इम्पोर्टेंट हैं कि कार्य प्रणाली में सुधार, प्रजातंत्र वास्तविक गुण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विद्यालय के अंदर, कार्य कौशल का विकास, कार्य प्रणाली में परिवर्तन हेतु सुझाव, और रूढ़िवादिता जो वातावरण है वो समाप्त, विद्यालय की जो परंपराएं होती हैं उनको समाप्त करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपका क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारी हेडिंग है इसमें क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या फिर सोपान हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट, इसमें हमारे बहुत सारे इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है कि इसके जो चरण और सोपान है स्टेप बाय स्टेप हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है समस्या चयन। ठीक है, कि समस्या का चयन जो है ये इसका चरण या फिर सोपान का फर्स्ट पॉइंट है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान में समस्या चयन होता क्या है? ये पहला सोपान है। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? समस्या चयन में क्या होता है कि इसमें विद्यालय में उपस्थित होने वाली जितनी भी समस्या होती हैं उनको समझा जाता है। ठीक है, समस्या का चयन में क्या होता है कि विद्यालय में जितनी भी उपस्थित समस्या हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या है समझना है। और ये तभी संभव हो सकता है, कोई भी समस्या उसको समझना तभी संभव है जब तुम्हारे स्कूल के क्या होते हैं टीचर, जो प्रधानाचार्य होते हैं और जो आपके प्रधानाध्यापक होते हैं उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या को समझना तभी संभव होगा जब उस स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, मतलब टीचर, प्रिंसिपल, ये सभी उसी संबंध में, उस संबंध में, समस्या के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करें। ऐसे करके ही वो क्या कर सकते हैं, जो वास्तविक समस्या होती है उसको समझकर अपने कार्य में आगे सुधार करना चाहते हैं या फिर करना होता है। इसमें कि टीचर और जो आपके टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो समस्या को समझते हैं, देन उसको उसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं, किसमें? विद्यालय के अंतर्गत। ओके, तो आपका समस्या चयन में यही प्रक्रिया आती है। अब आपका सेकंड सोपान है, जो दूसरा सोपान है वो आता है आपका कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार और विमर्श। ये है आपका सेकंड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेकंड सोपान है इसमें होता है कि समस्या जो भी है हमने वो समझ ली। ठीक है, जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, समस्या चयन में तो उसको हमने समझ लिया कि हाँ भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। अब समझने के बाद इस बात पर विचार किया जाता है कि उसके कारण क्या हैं, कि जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, उसका समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर विद्यालय में या स्कूल के अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस समस्या का चयन तो हमने कर लिया पहले सोपान में। सेकेंड वाले में हम ये ढूंढते हैं कि उसके कारण का पता लगाते हैं, रीज़न का, और इसका सॉल्यूशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसका जो समाधान है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें कि इसमें जो टीचर होता है, तुम्हारा जो टीचर है इसके अंदर, टीचर जो होता है इसमें, जो तुम्हारा प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस संबंध में कोई भी प्रॉब्लम है उसके संबंध में अपने अपने सुझाव देते हैं, अपने अपने प्रस्ताव देते हैं। देन उसके बाद वे अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने विद्यालय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उस पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन ऐसे ही कर दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करा जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि विश्वास, सामाजिक जो मूल्य होते हैं हमारे वो, और हमारे जो विद्यालय के उद्देश्य हैं उनको, इन सभी को ध्यान में रख कर ही हम क्या करते हैं, या जो प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं और टीचर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो ये आता है हमारा सोपान 2 के अंदर। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सोपान नंबर 3। सोपान 3 में आता है हमारा योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण करना।
अब क्या होता है इसमें, योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करने में जो हमारा थर्ड सोपान है, इसमें क्या है, विचार विमर्श कर लिया। जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने विचार विमर्श करा और समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना का क्या करा, चयन करा और उपकल्पना का क्या करा, निर्माण करा। ठीक है, थर्ड सोपान में आपका यही है कि विचार विमर्श के फलस्वरूप या उसके बाद में जो समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना जो है उसका चयन करते हैं, देन उपकल्पना का निर्माण करना होता है। और इस चीज़ के लिए जो विचार विमर्श करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं संयुक्त रूप से, वो क्या होते हैं, इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और जो उपकल्पना है, जो आपकी उपकल्पना है, में 3 बातों को विस्तार से वर्णन किया जाता है कि जो आपकी इसमें उपकल्पना होती है, इसमें 3 बातों को क्या किया जाता है, विस्तार से उसका वर्णन किया जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, उपकल्पना में क्या होता है आपका, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जिसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है कि समस्या का समाधान करने के लिए अपनाए जाने वाली योजना। समस्या समाधान के लिए अपनाई जाने वाली योजना। ठीक है, इनका क्या किया जाता है, विस्तार से वर्णन किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट है योजना का परीक्षण। ठीक है, उपकल्पना निर्माण में जो 3 बातों का सविस्तार से वर्णन किया है, फर्स्ट तो मैंने बता दी आपको, समस्या का समाधान करने के लिए अपनाए जाने वाली योजना, देन सेकंड है हमारा योजना का परीक्षण। अब आपका थर्ड आता है इसमें पॉइंट, थर्ड पॉइंट है योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य। अब जो योजना है आपकी, योजना द्वारा प्राप्त, कि योजना से जो भी प्राप्त किए जाने वाले क्या हैं, किया जाने वाला उद्देश्य, इनका विस्तार से क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये किस में होता है, उपकल्पना में, जो ये 3 बातें हैं। नेक्स्ट आपका अब आता है इसमें, फोर्थ आता है इसमें आपका तथ्यों संग्रह करने की विधि। तथ्य संग्रह करने की विधि, ये क्या है आपका 4 पॉइंट है, या इसको हम बोलेंगे चौथा सोपान। ठीक है, तो चौथा सोपान में हमारा यही है, तथ्य संग्रह करने की विधि का निर्माण करना। अब इसके अंदर क्या है आपका, अब इसमें आपका यही है कि जो योजना है उसके कार्यान्वयन करने के बाद जो तथ्य होते हैं हमारे, या जो प्रमाण होते हैं हमारे, उनका संग्रह करने की जो विधि है वो निश्चित करना, कि इन विधि की सहायता से, जो भी हमने विधि बनाई है, इन विधि की सहायता से जो भी हमने तथ्य संग्रह किए हैं, उससे हमें ये अनुमान लगाया जाता है कि जो योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा थर्ड में क्या था, योजना का चयन किया, देन तब हमारी जो योजना बन के आ गई, उसका परीक्षण कर लिया, उसका उद्देश्य जो है इसका वर्णन कर लिया, तो अब उस योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये होता है आपका सोपान 4 में, तथ्य संग्रह करने की विधि के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 5 आता है आपका, 5वां सोपान आता है। 5वां सोपान है योजना का कार्यान्वयन प्रमाणों का संकलन। ये क्या है आपका 5th 5वां सोपान। इसमें क्या होता है आपका, योजना का कार्यान्वयन में क्या होता है कि जो भी हमारे तथ्य हैं उनको क्या करते हैं, समय समय पर जो है एकत्रित करते रहते हैं। जैसे हमारी योजना बन गई थी, योजना का यहाँ चयन हो गया था, यहाँ पे हमारी योजना बन गई थी, तो हम योजना में हम देख रहे थे कि इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। देन 5 में आएगा हमारा कि जो भी हमारे तथ्य हैं
उन सब तथ्यों के को हम क्या करेंगे, एकत्र करते रहेंगे और उनके विषय में क्या करेंगे, हम विचार विमर्श करते रहेंगे। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने ये जो योजना होती है उसके स्वरूप में परिवर्तन करते रहते हैं। सबसे पहले हमारी समस्या का चयन किया, इसमें क्या है उस पर विचार विमर्श किया, फिर हमने योजना बनाई, उसके बाद हमने क्या किया कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। 5 वाले में आया आपका कि जो भी हमने योजना बनाई उसके स्वरूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें यही है कि योजना का कार्यान्वयन जो है करना पड़ता है, करना होता है। उसकी जो सफलता होती है, असफलता होती है, उसके संबंध में तथ्यों का संकलन करना या फिर योजना से संबंधित जो हमारे चौथे सोपान में जितनी भी हमारी विधियां थी, उन तथ्यों को क्या करते हैं, संग्रह करके उन पे विचार विमर्श कंटिन्यू करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई योजना बना दी तो बना के छोड़ दिया, हम उसको देखते हैं कि वो हमारी सही से चल रही है या नहीं चल रही है, हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो ये आपके सोपान 5 में होता है कि हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं इसके स्वरूप में, योजना के स्वरूप में। ओके, अब आपका 6 आता है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। ये आपका 6 पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि योजना की तब एंड हो जाता है बिल्कुल, तो उसके बाद क्या होता है, संग्रह किए हुए जितने भी हमारे तथ्य होते हैं या हमारे प्रमाण होते हैं उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष यही है कि जो भी हमारे तथ्य और प्रमाण हैं उनसे क्या करा जाता है, निष्कर्ष निकालना होता है। ये आता है हमारे 6ठे सोपान में, 6 सोपान में, या 6ठा चरण बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट आता है हमारा 7 आता है। 7 में है हमारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिणाम सूचना। इसमें क्या है, जो ये दूसरे व्यक्ति का परिणाम सूचना, ये हमारा 7वां सोपान है। इसमें क्या, और ये 7वां और सबसे अंतिमवा लास्टवा सोपान है हमारा, कौन सा है, लास्ट अंतिम सोपान है हमारा 7। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका लास्ट और अंतिम सोपान है दूसरे व्यक्ति को परिणाम सूचना, कि इसमें क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को योजना के परिणाम की सूचना दी जाती है। कि जो भी हमारा योजना का रिजल्ट निकल के आता है तो दूसरे व्यक्ति को उसकी सूचना दी जाती है। तो ये हैं हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के चरण और सोपान। कितने हैं, 7 हैं। 7 के 7 को हमने डिस्कस कर दिया, बता दिया। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है सोपान से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें, नेक्स्ट हेडिंग में आता है हमारा नोट करके लिखना, जो आपका इम्पोर्टेंट है। नोट करके लिखना कि कूर्ट लेविन जो हैं वो क्या हैं, प्रवर्तक हैं किसके, कहाँ के हैं, ये जर्मन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो आप नोट करके लिखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो कूर्ट लेविन हैं ये प्रवर्तक हैं और ये जर्मन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द देने वाले पहले व्यक्ति थे। कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्वेश्चन आ सकता है, का शब्द देने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो कूर्ट लेविन है। ये क्या है, प्रवर्तक हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, तो कूर्ट लेविन है। और ये कहाँ के थे, ये जर्मन अमेरिका के थे। कौन थे, ये मनोवैज्ञानिक थे। ओके, और ये क्या है, सबसे पहले और शब्द देने वाले, याद रखना इस चीज़ को। आगे इसी में आता है आपका इसके जनक, कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है इसके जनक कौन है, स्टीफन कोरे। प्रवर्तक तो थे कूर्ट लेविन, लेकिन जो जनक हैं वो कौन है, स्टीफन एम कोरे। तो इन्होंने शिक्षा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। शिक्षा के लिए शब्द का प्रयोग जो किया था वो स्टीफन एम कोरे ने किया था। ये जनक हैं आपके क्रियात्मक अनुसंधान के, लेकिन जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कूर्ट लेविन, जो जर्मन अमेरिकी के मनोवैज्ञानिक थे। सब शब्द देने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे आपकी इसमें आती है लास्ट हेडिंग है, उसके बाद आपका क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
किसी को कुछ भी इसमें डाउट हो, पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें है आपका क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इसके महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है इसके महत्व में आता है आपका इसमें हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार। क्रियात्मक जो अनुसंधान का महत्व है, ये है हमारा कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है कि शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार कर सकते हैं इसके माध्यम से, कि शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार कर सकते हैं। कौन? टीचर अपनी शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसमें कक्षा की गतिशीलता की जांच। इसमें क्या होता है हमारा कि जो शिक्षक होते हैं वो अपनी कक्षा में ही गतिशीलता की जांच कर सकते हैं और जो उसके अंदर प्रथा होती है उनको चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या करते हैं। जो मौजूदा जो भी प्रथाएं को क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं और उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसमें, थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षण पद्धति में सुधार। तो शिक्षण अधिगम स्थिति में सुधार के लिए भी अपनाया जाता है। शिक्षण पद्धति में अगर हमें कोई सुधार करना हो, सॉल्यूशन निकालना हो किसी समस्या का, तो वो भी इससे सुधार उसमें किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें शिक्षण परिणाम बेहतर बनाना, ठीक है। तो क्या है आपका इसमें जो शिक्षक और शिक्षित के बीच बेहतर संचार विकसित शिक्षण अधिगम स्थिति में क्या है इसमें शिक्षण में क्या होता है? शिक्षण परिणाम बेहतर बनाने में होता है आपका, इसमें आपका होता है कि आम तौर पर क्या होता है, कोई भी समस्या होती है हम क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और समीक्षा देते हैं। देन हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, रूपरेखा जो है हम तैयार करते हैं एक तरह से, या फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, अपने निष्कर्ष देते हैं, विचार करते हैं और परिणाम के आधार पर हम उनमें सुधार कर सकते हैं या परिणाम जो है हम बेहतर बना सकते हैं। इसमें यही आएगा आपका कि शिक्षण परिणाम बेहतर बनाना, कि हम बहुत सारी चीज़ें करके इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या की पहचान करना, उसका सॉल्यूशन, रीज़न, हर चीज़ का पता लगाना, रूपरेखा चेंज करना और हम अपने परिणाम को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लक्ष्य। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा लक्ष्य। इसमें क्या होता है, जो चक्रीय अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग जो है करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चक्रीय अनुसंधान क्रिया जो है प्रक्रिया का उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो ये इसके महत्व हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप नोट कर लेना या फिर देख लेना। नोट ही कर लेना, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखी जाती, तो आपके पास नोट्स होंगे तो आप इजीली उनको देख सकते हो कभी भी। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या है? वो बाह्य मूल्यांकन है या फिर आंतरिक मूल्यांकन है या फिर दोनों है? तो इसका आंसर होगा आपका दोनों, बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है वो आपका बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का मूल्यांकन है। क्वेश्चन आ जाता है ये कि ऑप्शन में दे देंगे बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा बाह्य आंतरिक मूल्यांकन दोनों होते हैं।
5 क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन आता है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑप्शन में आ जाएगा ए सैद्धांतिक, बी आ जाएगा हमारा इसमें तथ्यात्मक, और सी आ जाएगा हमारा व्यवहारिक। ठीक है, और डी में आ जाएगा कि सभी, डी में आ जाएगा हमारा ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सभी पे लगा दे, सभी नहीं। जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो कैसे होता है? वो होना चाहिए आपका व्यवहारिक, सैद्धांतिक और तथ्यात्मक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड इसमें कि आपका जो क्रियात्मक शोध होता है उसकी रूपरेखा कैसी होती है। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें ए बी सी, जिसमें होती है आपकी लचीली, आपकी होती है सरल, आपकी होती है कठोर, या आपकी होती है नमनीय, या आपका है डी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर गेस करो आप क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लचीली। कि आपकी जो क्रियात्मक शोध की जो रूपरेखा होती है कैसी होती है? लचीली होती है, ना सरल होती, ना कठोर होती, ना नमनीय होती। आपको याद रखना है हमेशा जहाँ लचीला दिखाई दे वहीं आंसर पे क्लिक कर दो, टिक लगा दो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 4 क्वेश्चन आता है हमारा। 4 क्वेश्चन में आता है हमारा इसमें फोर क्वेश्चन में आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? तो इसका आपका आंसर होगा इसका आपका 1953 में। ठीक है, कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? तो ये हुआ 1953 में। ओके, 5 क्वेश्चन आता है हमारा। 5 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं कि इसके कितने सोपान हैं? तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये सोपान जो हैं पूरे बताए भी थे कौन कौन से होते हैं। समस्या का चयन करना, कार्यान्वयन करना, तथ्यों का संग्रह करना। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 7। ओके, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्रियात्मक अनुसंधान। जिसको भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। जितनी भी मैंने थ्योरी कराई है इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, और आप इसमें ये याद रखना, इसमें ये तो आप याद रखना ही कि इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? कर्ट लेविन जो हैं वो थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था स्टीफन कोरे ने। और कौन से और उन्होंने इसको जो इस्तेमाल किया था मैंने अभी क्वेश्चन में बताया, तो 1953 में इस्तेमाल किया था। ठीक है, और जो कुर्ट लेविन हैं, जो ये प्रवर्तक थे, तो इन्होंने जो शब्द देने वाले पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने किया था 1940 में। ठीक है, कर्ट लेविन ने प्रवर्तक थे, जर्मन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1940 में क्या किया था कि इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो इस्तेमाल करने वाला कौन था? पहला व्यक्ति स्टीफन कोरे। ये याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। ये नहीं है कि क्वेश्चन में आया आपका कि प्रवर्तक कौन है तो आपने लगा दिया स्टीफन कोरे। अगर ऑप्शन में आपका
कोर्ट लेविन नहीं है तो आप स्टीफन कॉरे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है ये क्रियात्मक अनुसंधान। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ जो आपका रीड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अपनी क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना। थैंक यू।